शायद हमने बताया था कि मान लीजिए सबसे अंत में कोई चीज जब हम शोध करने जाएंगे तो सबसे लास्ट में क्या करेंगे? मूल्यांकन। मूल्यांकन। अब आपको देखना अंत पता है, अंत डी आएगा, सबसे लास्ट में डी है, एक ही में ऑप्शन है, ये है। तो पहले हम करते हैं अधिगम के परिणामों का निर्माण करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, सामग्री चयन करते हैं, सामग्री चयन करने के बाद हम करते हैं सामग्री का निस्तारण करते हैं कि कौन सा सामग्री रखना है कौन सा नहीं रखना है। इसके बाद आकलन करते हैं, फिर मूल्यांकन करते हैं। अगले में आ जाइए, ये किसी का बना था या नहीं बना था? एक ही पूछा गया है रीजनिंग। जब भी इस तरह के कल ही मैंने किया था। हो गया था सही आपका? हाँ सर, रीजनिंग तो मैं कर लेती हूँ। चलिए, जब भी इस तरह के प्रश्न आए तो आपको ध्यान रखना है कि कॉमन क्या है। कॉमन क्या है? कलर है। चलिए, तीनों में कलर है। अब देखिए तीनों में कौन सा अंक कॉमन है? ये तीनों में एक शब्द कलर कॉमन है, कलर कॉमन है। इसमें तीनों में कौन सा? पाँच। ये 5 है। 5। तो कलर के लिए क्या हो जाएगा? कलर के लिए 5 हो जाएगा। अब आप आ जाइए इसमें, क्या कहते हैं, पहले वाले में ब्लैक कलर पेन 356 है, रेड कलर पेन 345 है। तो पेन इसमें भी कॉमन है, पेन इसमें भी कॉमन है। दोनों में कौन सा शब्द है जो कॉमन है पेन में? इसको देखिए कौन सा है कॉमन है? 3। 3 कॉमन है। तो पेन के लिए होगा 3। ठीक है। अब बताइए ब्लैक के लिए क्या बच जाएगा? ये कलर के लिए आपका 5 हो गया। ठीक है, पेन के लिए आपका 3 हो गया, ब्लैक 3 हो गया। ब्लैक 6 हो गया और रेड के लिए 4 बच गया। और white 7। किनको समझ में नहीं आया? आंसू, आपको समझ में नहीं आया? आप सर, मैंने किया था ये। हाँ, कोई साथी है जिनको समझ में नहीं आया है? जब भी इस तरह के प्रश्न आए, ये काफी आसान होता है रीजनिंग में, कि आपको देखना है कि तीनों वाक्य में कौन सा शब्द है जो कॉमन है और इसमें कौन सा लेटर है जो कॉमन है। अब देखिए इसमें तीनों में कलर कॉमन है, तीनों में आया है। ठीक है, इसमें कौन सा शब्द है जो तीनों में आया है? 5 5 5 कॉमन में आया है। तो कलर के लिए हो गया आपका 5। अब आ जाए पहले वाले में, आप देखिए अब आपको देखना है कि दो शब्द किस में कॉमन है। तो इसमें दो कॉमन, एक में पेन है एक में पेन है। ठीक है, तो इसमें दोनों में ये कौन सा संख्या कॉमन है? तो 3 कॉमन है। तो आपके पेन के लिए हो गया आपका 3। अब जो बचा वो उसके लिए है। ठीक है, तो ब्लैक के लिए हो गया आपका 6, व्हाइट के लिए हो गया आपका, चलिए व्हाइट की जरूरत नहीं है यहां। इसके बाद रेड के लिए हो गया आपका 4। तो आंसर आपका है 6 4। चलिए, अब ये प्रश्न देखिए, किसी अपशिष्ट निपटान विधि में अस्पताल के अपशिष्ट को उपयुक्त तरीके से निर्मित भट्ठी में वायु की उपस्थिति में, यहां देखिएगा वायु की उपस्थिति में उच्च तापमान 607 मोर देन डिग्री सेल्सियस पर जलाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? क्या कंपोस्टिंग कहेंगे उसे? कंपोस्टिंग क्या होता है? एक तरह का जैविक खाद बनाना, जो केंचुआ डाल के बनाते हैं, यही होता है ना, बायो कंपोस्ट। चलिए, प्रकृति में ना इसने कंफ्यूज किया हाँ और मैंने इसका पायरोलिसिस लगा दिया। हाँ, ये चूर्णन में कोई दिक्कत नहीं, पाउडर बनाना। भस्मीकरण और जो ये है उत्ताप अपघटन है, पायरोलिसिस, इन दोनों में क्या होता है, जलाया तो जाता है, लेकिन सिंपल सा ये है कि भस्मीकरण में हमेशा एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, यानी कि वायु की उपस्थिति में, और 800 से लेके 1200 डिग्री सेल्सियस में जलाया जाता है। जलाया इसमें भी जाता है, लेकिन इसमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जलाया जाता है, वायु की अनुपस्थिति में। बस इतना सा अंतर था। तो ये थोड़ा सा इसे हम कहेंगे कि ये कठिन प्रश्न हो। अब ये देखिए, इससे ज्यादा आसान
प्रश्न कुछ आ ही नहीं सकता। 32 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से दोनों असत्य नहीं हो सकते, सत्य हो सकते हैं। ये टेबल आप लोग को याद ही होगा, ए ई आई ओ। ये क्या है? असत्य होगा। यही है ना? ये क्या है? सत्य होगा। यही बढ़ाया था आप लोगों को कि ये दोनों हर हाल में असत्य होगा, सत्य नहीं हो सकता। ये सत्य होगा, असत्य नहीं हो सकता। तो आपसे पूछा है कि दोनों सत्य हो सकते हैं। तो आई टाइप और ओ टाइप। आई टाइप क्या है? कुछ। और ओ टाइप क्या है? कुछ नहीं। कौन कौन सा टाइप है कुछ कुछ नहीं? ये हो गया कुछ, ये हो गया आपका कुछ नहीं। मधु जी, आप सही बनाए थे इसे? हाँ सर, ये ठीक था मेरा। ये ठीक। क्योंकि आपने एकदम पहले ये वाली टेबल रटवाई थी, तो मैंने जाते ही पहले ये वाली टेबल। चलिए ठीक है। अब देखिए 33। अब ये जो है ये भी आप लोगों को लास्ट में पढ़ाए थे कि IPv4 और IPv6, ठीक है, इन दोनों के जो ये होते हैं, क्या कहते हैं इसके, जो एक तरह से आप इसे पावर कह लीजिए या इसका बिट्स कह लीजिए, वो कितना होता है। तो IPv का कितना होता है? 32। और IPv6 का कितना होता है? 128। सर ये कौन से टॉपिक से है? ये है आपका जहां IP एड्रेस पढ़ाए थे ना, कंप्यूटर से है। आईटी से तो है। हाँ हाँ, IP एड्रेस वाले से। तो ये 32, 128। ठीक, अगला आइए आप। अगला प्रश्न है, ये देखिए। प्रश्न जो है कि इस बार का उतना कठिन नहीं है कि कई बार भाषाएं इसमें दिक्कत होती है, या कई बार जो आप देखेंगे कि आप पहले से ये मन बना लेते हैं कि इसके जो शब्दावली हैं वो कठिन है और हमें नहीं आता, उलझ जाते हैं, इसलिए ये दिक्कतें आती हैं। अब देखिए अभिकथन क्या है? बाधाएं एवं अड़चनें या कठिनाइयाँ है। बाधा एवं अड़चन या कठिनाइयाँ हैं जो संचार के मार्ग में आती है। संचार के मार्ग में बाधाएं आती है जब हम, यस सर। नॉइज का जो है मामला यही है, बाधाएं से है। चलिए, तो ये सही है। ये प्रकृति में शारीरिक, मैकेनिकल, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक और भाषाई हो सकता है। यस सर, दोनों सही है। हमने जब ये संचार बाधाएं पढ़े थे तो 8 प्रकार के बाधाएं बताए थे, तो ये दोनों सही है। ठीक है, और दोनों की व्याख्याएं सही है। अगला देखिए, और कोई प्रश्न था इसमें? ये देखिए, अब ये देखिए, भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के उद्देश्यों में से एक है प्रत्येक नागरिक को निशुल्क वाईफाई पहुंच देना। ऐसी बात कहीं कही गई है? आपने सुना है? नहीं नहीं सर। नहीं। तो ये गलत है। ICT डिजिटल रूप से सशक्त समाज को एक शक्तिशाली सामर्थ्यकारी है। ये बात सही है। यस सर। अगला प्रश्न आइए। अब ये देखिए, 5:4 का अनुपात प्रतिशत में 125% के बराबर होता है। एक मिनट रुकिए, इसको भी में ना थोड़ा पहले तो मैंने सोचा कि जैसे रेलवे स्टेशन वगैरह पे फ्री वाईफाई होते हैं तो शायद है। हाँ फिर बाद में सोचा नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, वो तो रेलवे वालों का वो हो सकता है, फिर उनसे ठीक किया। हाँ, चलिए ये देखिए, सही कथनों की पहचान करें। ठीक है, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन गायब हो गया? क्या सभी साथियों के स्क्रीन नहीं दिख रहा है? हाँ जी, नहीं दिख रही। और आपकी आवाज भी बहुत दूर से आ रही है, ऐसा लग रहा है पता नहीं कहाँ बैठे हो आप। अभी अभी ये हुआ है या नहीं, पहले? शुरू से ही नहीं, ब्रेक हो रही है शुरू से। गूंज भी रही है बहुत ज्यादा। बहुत ज़्यादा गूंज रही है। एक मिनट दीजिए, इसको हल करते हैं। चलिए,
अब देखिए स्क्रीन दिख रहा है। बताइए आप लोग तक आवाज पहुंच रही है और स्क्रीन दिख रहा है? यस, यस। चलिए ठीक है। अब देखिए कि सही कथनों की पहचान करें है। अब 5 और 4 का अनुपात प्रतिशत में 125 के बराबर हो गए। तो अनुपात में से जब भी आपको प्रतिशत बनाने होते हैं तो इसका बहुत सिंपल फॉर्मूला है 5/4 इंटू 100। अब देखिए ये होगा 125, तो ये सही है। ठीक, चलिए ए ऑप्शन जो है सब में है। अब देखिए 3.5% के रूप में 250% के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। देखिए अगर इसको हम प्रतिशत में बनाएंगे तो ऐसे आएगा, तो ये 250% हो जाएगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा? नहीं, 0 पॉइंट कुछ 35 होगा, तो ये गलत है। ठीक है, थर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी किस किस में नहीं आएगा? थर्ड आंसर हो गया। अभी तक आप लोगों ने प्रश्न सॉल्व करके ये समझा होगा कि जो सिर्फ पढ़ लेना ही, जब ऐसे सॉल्व करते हैं तो लगता है कि कितनी गलती हम करके आए हैं, ये तो बहुत हाँ असाइनमेंट था। हाँ, तो जो प्रश्न सॉल्व करना है वो भी एक प्रकार की कला है कि इसे हम लोग कला ही मानते हैं। और ये जैसे जैसे आप लोगों को आता जाएगा प्रश्न आपको आसान लगने लगेगा। जो टॉपर विद्यार्थी भी होते हैं उनको भी 100% नहीं आता है, उनकी जो तैयारी होती है 80% होती है, और आपकी जो तैयारी होती है वो 60 से 65% तैयारी होती है। अब देखिए ये प्रश्न कितना आसान था। शिक्षा पर जीडीपी का 6% व्यय किसने पहली बार बात उठाया था? किस आयोग में कहा गया था? हमने जब पढ़ा था हायर एजुकेशन तो बार बार इस बात को मैंने जिक्र किया था। सिर्फ कोठारी आयोग। कोठारी आयोग ने कहा था। अब देखिए बी का 4 किस में है? इसमें है। चलिए हमने ये भी इसमें बिल्कुल भी नहीं। हाँ बहुत बहुत ज्यादा ब्लर है। हाँ, कुछ दिख रहा है? हाँ, मतलब आंखें बहुत छोटी करनी पड़ती। हाँ, ये क्योंकि ये मतलब बनाया हुआ पीडीएफ नहीं है, ये डाउनलोड किया हुआ पीडीएफ है। तो उन्होंने जिस तरह डाउनलोड करके भेजा है किसी स्टूडेंट का है, तो इसलिए ब्लर वाले में है। जब मैं इसका प्रिंट आउट निकाल के सॉल्व कर रहा था तो मुझे है ना कि आँख को इतना जूम करना पड़ रहा था। चलिए अब देखिए हमने क्या था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये भी फेमस है। ये किस में आया था? 1986। जो राजीव गांधी जी की सरकार में आया था। ठीक है, तो अगर आपको एक या दो भी आता है तो आप क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगले सवाल में आते हैं। ये देखिए ये किस किस का बन गया था? ये वाला देखिए, ये जो आपका रीजनिंग है इसके दो तरीके से बनाया जा सकता है। एक तो जब एकदम बड़ी संख्या से छोटी संख्या हो रही है तो ये दो ही सूरत में होगा, या तो भाग देने से होगा या तो दोनों को या जो, माइनस। या नहीं माइनस से इतनी नहीं होगा, माइनस प्लस से नहीं होगा। एकदम से भाग देने वाली संख्या होगा या एकदम से गुणा करने वाली होगी, तभी जाके इतना अंतर आ सकता है। या दूसरा अंतर जो आप देखेंगे कि दोनों संख्या को जोड़ने पे तीसरा आता है, तो आप इसको जोड़ेंगे तो दो ही अंक का बनेगा, तो ये जोड़ने वाला है ही नहीं। अब इसको देखिए 27 × 3 कितना होता है? 81 होता है। 81 × 3 8 × 24, 243 इसका आंसर है। चेक करना है तो चेक कर लीजिए। 243 × 9, 4 3 12, 7। सही हो रहा है?
हाँ जी। हाँ, ये वाला प्रश्न किसने बताया था? 39। चलिए, ये तो एकदम फैक्ट वाला था। अगर फैक्ट आपका रटा होता तभी ये बनता। चलिए, अब ये देखिए, ये प्रश्न मज़ेदार है। जब मैं तैयारी कर रहा था और प्रश्न आते थे, तो यदि ये इस टाइप के प्रश्न आ जाते थे तो मुझे मजा है ना, कि ये मैं मान के चलता था कि इसमें से अगर 25 प्रश्न है तो मैं 24 सही कर लूंगा। चलिए, अब देखिए पहला ऑप्शन देखिए, वैदिक काल में शिक्षा राज्य का उत्तरदायित्व था। ये बात सही है? यानी कि वैदिक काल में जो है शिक्षा की जो जिम्मेदारी थी वो राज्य पे होती थी। ये सही है? यस सर। कौन से राज्य है शिक्षा का दायित्व लेता था? शिक्षा का राज्य का दायित्व का मतलब है कि शिक्षा जो है राज्य के अधीन रहेगा, सारे टीचर को पैसा मतलब है कि राज्य देगा, वो देख रेख करेगा। किस राजा में आपने देखा? गुरुकुल व्यवस्था थी ना। हाँ, अलग ही मामला था। तो गुरुकुल भी राज्य के अधीन नहीं थे ना। हाँ, तो ए ऑप्शन है ही नहीं, ए काट दीजिए। अब बी दोनों में कॉमन है, आएगा ई और सी में से आप देख लीजिए। गुरुकुल दयनीय स्थिति में थे क्योंकि राज्य से कोई निर्धारित निधि नहीं मिलता था। ये बात सही है? राज्य से उसे कोई तयशुदा पैसा मिलता था? नहीं। तो ये बात सही है। ये देखिए, वैदिक उपनयन अनुष्ठान के बाद छात्रों को पब्ज और सामनेर कहा जाता था। ये बात सही है? इन्हें द्विज कहा जाता था उपनयन के बाद। ये गलत है। अब आइए आप 41वां प्रश्न। अब ये देखिए, शोध के संदर्भ में किसी एक व्यक्ति द्वारा बगैर वास्तविक डाटा संग्रहण अथवा सही आगत के अनेक डाटा संग्रहण प्रपत्र भरना निम्न में से किस श्रेणी में आएगा? ये जो कहना चाह रहा है कि जब आप रिसर्च करने जाएंगे तो रिसर्च करने के दौरान जब आप डेटा इकट्ठा करेंगे तो आप जो है कि जो वास्तविक डेटा है, मान लीजिए कि आप गरीबी के कर रहे हैं, भुखमरी पे कर रहे हैं, तो बिहार राज्य का जो गरीबी का डेटा है, ठीक है, जो एक्चुअल डेटा है उसको ना उठा के आप कहीं से जो है दूसरी डेटा डाल देंगे, तो ये क्या कहलाएगा? मिथ्याकरण, जालसाजी, साहित्यिक चोरी, हित का टकराव। साहित्यिक चोरी। नहीं, साहित्यिक चोरी इसमें क्यों कह रहे हैं? साहित्यिक चोरी जो आएगा आपका जब आप किसी भी व्यक्ति का कोटेशन उठाते हैं या किसी व्यक्ति का पंक्ति उठाते हैं और ये आप नहीं डालते हैं इन्वर्टेड कामा में, तब वो साहित्यिक चोरी कहलाता है। ये जालसाजी कहलाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए आप, 42 क्वेश्चन। ये जो है रेडियो क्लब की जो है, मैं बार बार चीख चीख के कहा था, ठीक है, कि रेडियो की जो शुरुआत होती है वो कब होती है अपने यहाँ भारत में? भारत में रेडियो की शुरुआत कब होती है? नहीं है? 1923 में। छोड़िए, ये भी नहीं पता है। ISBS को AIR, ऑल इंडिया रेडियो, कब कर दिया गया? ये भी आप लोगों को बताया है, 1936 में। देखिए, बी का ऑप्शन 1 किस किस में है? ए का ऑप्शन 4, ठीक है। चलिए, और आप अगर ये क्या कहते हैं PDF उल्टा के देखिएगा तो ये सारा है। अब देखिए ये वाला प्रश्न देखिए, किसी भी विद्यार्थी को प्रेरित करने और सुधारने के प्रयोजन से अध्यापक, ठीक है, छात्रों की पिटाई कर सकते हैं।
ये बात सही है? नहीं। हाँ, पहले माता पिता मानते थे कि छात्र नहीं पढ़ रहा है तो इसको कूटो, और ये गुरु जी को अच्छे से छूट दिया गया था कि आप जितना इसको कूट सकते हैं कूटिए, कोई कहा नहीं जाए। किसी का है ना हाथ तोड़ दिया, पाँव तोड़ दिया, ऐसे भी बिहार में तो आपको मिल जाएंगे। हमें भी खूब कूटा गया है। चलिए, दूसरा है कि छात्रों की थोड़ी बहुत पिटाई कर सकते हैं, लपड़ थप्पड़ मार सकते हैं, ये कर सकते हैं? नहीं सर, ये तो अपराध है ना। हाँ, छात्रों को थोड़ी बहुत दंड दे सकते हैं, ये भी नहीं कर सकते। छात्रों के साथ मारपीट नहीं कर सकते, यह एक अपराध है। अब आपको एक बता दें कि भारत सरकार ने जब सर्व शिक्षा अभियान लाया तो 2009 में एक अध्यादेश लाया, अधिनियम लाए कि किसी भी तरह से जो बच्चे को मारना है वो एक अपराध है, तो आप नहीं मार सकते हैं। चलिए, अब ये प्रश्न देखिए आप। निम्नलिखित शैक्षिक टेलीविजन आधारित घटनाओं कार्यक्रम प्रयोगों को उनके आरंभ होने के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, अब ये आपके आउट ऑफ सिलेबस आ गया है। चलिए, ये तो आप लोग जानते हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है? 1985। ठीक, चलिए, अब जो है इग्नू उसी को कहा जाता है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को। हाँ जी। तो इग्नू अगर कोई पाठ्यक्रम लाएगा तो इसके बाद ही लाएगा। हाँ जी। हाँ, तो आप देखिए कि डी से पहले बी किस किस में है? सर मैं बस एक को छोड़कर सेकंड। नहीं नहीं, सॉरी, ये गलत हो गया। पहले जो आएगा इंदिरा गांधी आएगा, डी आएगा, ठीक है। इसके बाद बी आएगा। किस किस में डी के बाद बी है? इसमें नहीं है। सेकंड में है ना। डी के बाद ये है, फोर्थ हो गया। ये फोर्थ, ठीक है। चलिए, सबसे पहले जो शुरुआत किया गया है, ये किया गया था आपका यहाँ वाला, क्या कहते हैं, ये उपग्रह अनुदेशात्मक टेलीविजन, SIT। ये जो शुरुआत किया गया है नासा के सहयोग से किया गया था भारत में, ठीक है। UGC जो है ये आपका चालू करता है लगभग इसका जो समय है, जो इसका UGC का जो समय है 1984 है। इस समय इसने चालू किया था, और इसका जो यहाँ जो नाम आपका दिया गया है, ये इसमें देशव्यापी कक्षा दिया गया है, ठीक है। दरअसल इसको इंग्लिश नाम दिया गया था ये कंट्री वाइड क्लासरूम, ठीक है। इनको ये साथ में रखना चाहिए था, इन्होंने है ना ये साथ में रखा नहीं, तो देशव्यापी कक्षा ये अपने आप में सुनने में अजीब लगता है। खैर, चलिए, अब ये देखिए, ये अभिकथन को आप लोग देखिए। डेटा कुछ सुपरिभाषित संकेतकों या चरों के आधार पर एकत्रित सूचना है। इसे प्रत्यक्ष रूप से स्रोत से एकत्र किया जा सकता है या पहले से अस्तित्वमान स्रोतों से एकत्र किया जा सकता है। ये बात सही है। जो डेटा जो आप इकट्ठा करेंगे वो क्या क्या है, आप प्रत्यक्ष सोर्स से इकट्ठा कर सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड में कर सकते हैं, या पहले जो है आप उसके संकेतक या वेरिएबल बना लेंगे, V1 V2 बना लेंगे। इसके बाद आप डेटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए, डेटा का जो इस्तेमाल है हमेशा MPhil या PhD जैसी शोध उपाधि प्राप्त करने के लिए एकत्र किया जाता है। ये बात आपको सही लग रहा है? डेटा जो है, अभी आपने सुना होगा कि भारत सरकार ने हम लोग का डेटा बेच दिया,
जो रेलवे का डेटा है, सब व्यक्ति का जो नाम पहचान है। तो डेटा जो है सिर्फ जो डिग्री लेने के लिए नहीं उपयोग होता, आज के समय में जो कॉरपोरेट कंपनियां हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करती है। तो ये वाला जो है गलत है, ये सही है। चलिए अब हम लोग जो है इस प्रश्न के आखिरी सिरे में आते हैं, और जहां जो है पैसेज है। कितने लोगों के पैसेज में 5 में से 5 सही था? सर मेरा हाँ, मधु जी आपके? नहीं, 4 सही थे, सॉरी। इस वाले में, हिंदी वाले में सारे सही थे। सारे। अब देखिए इसके पढ़ने का तरीका क्या है, एक बार में आप सुने। एक इन्हीं का माइक खुला रह गया दोस्तों। पुरुषों और महिला साथी, किन्हीं का माइक खुला रह गया, कृपया बंद कर लीजिए। देखिए इसे ध्यान से एक बार में पढ़ के सारा प्रश्न सही किया जा सकता था। पुरुषों और महिलाओं की पूर्ण वैयक्तिक मनुष्य के रूप में चित्रित किया जाना चाहिए। किसको? पुरुष और महिलाओं को, ठीक है, पूर्ण वैयक्तिक मनुष्य के रूप में, ठीक है। उन्हें उनके लिंग के पारंपरिक गुणों से चित्रित नहीं किया जाना चाहिए, पारंपरिक गुणों से चित्रित नहीं किया जाना चाहिए। महिलाओं को पुरुषों की तरह समान व्यवहारिक सकारात्मक वस्तुनिष्ठ अभिवृत्ति होने के रूप में दर्शाया जाना चाहिए, ठीक। इसी तरह पुरुषों को भी अविवेकी, विषयनिष्ठ और नकारात्मक अभिवृत्तियों होने के रूप में प्रतिनिधित्व किया जाना चाहिए। ये एकदम से बात उलट कहा गया, इससे प्रश्न आएगा ही। बच्चों के चित्रण में लड़कियों को प्रायः सक्षम और यहाँ तक कि दबंग के रूप में दर्शाया जाना चाहिए, ठीक है। पुरुषों और महिलाओं दोनों के साथ समान सम्मान और गरिमा का व्यवहार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लिंग का जीर्ण पारंपरिक गुणों की समाप्ति होनी चाहिए। ध्यान दीजिए, जीर्ण पारंपरिक गुणों की समाप्ति होनी चाहिए। जहां तक संभव हो उनकी शारीरिक गुणों से बचना चाहिए। यौन वस्तु के रूप में महिलाओं को मानने का लैंगिक उपागम, उनके संबंध में लतीफा कहने और उनके मुद्दों पर व्यंग कसने से बचना चाहिए। इसी तरह पुरुषों का महिलाओं पर अत्यधिक निर्भर और उनके प्रभुत्व के अधीन होने के रूप में चित्रण और उपहास नहीं किया जाना चाहिए। लैंगिक सीमांकन द्वारा गतिविधियों के विभिन्न क्षेत्रों को चित्रित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि पुरुषों और महिलाओं दोनों को सम्मिलित करना चाहिए। अब देखिए यहाँ लेखक की जिम्मेदारी। लेखकों को महिलाओं की सक्षमता और प्रवीणता पर आश्चर्यचकित होकर विश्वास न करने की अभिवृत्ति से बचना चाहिए। महिलाओं को सक्रिय प्रतिभागी बताया जाना चाहिए, न कि पुरुषों के अधीन होने के रूप में। इसके अतिरिक्त महिलाएं पुरुषों जितनी ही प्रारंभकर्ता और प्रवर्तक हैं। अब देखिए ये किस विषय में लिखा गया है? स्त्री के संबंध में स्त्री अधिकार, स्वतंत्रता और क्या है, जो एक पारंपरिक दृष्टिकोण है उससे बचने के, इसी विषय में लिखा गया है। चलिए अब प्रश्न पढ़ते हैं। अब देख, लेखक कुछ जेंडर संबंधित समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए इंगित करता है पुरुष एवं महिलाओं एवं पुरुषों को उनके पारंपरिक गुणों के आधार पर चित्रित किया जाना चाहिए। ये बात सही है? इसमें तो कहा गया है पारंपरिक गुणों को समाप्त होनी चाहिए। आप लोगों तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, आ रही है। तो ये नहीं होगा। यही यही तो है ये लाइन, प्रत्येक लिंग को जिन समाप्त होनी चाहिए। पुरुषों को एक यौन वस्तु के रूप में देखा गया है। क्या यहाँ देखा गया है? पुरुषों के बारे यौन नहीं। बात ही नहीं की गई है। नहीं। महिलाओं को पुरुषों पर हावी होना चाहिए, ऐसी कोई बात कही गई है? नहीं। नहीं। महिला एवं पुरुष दोनों ही किसी भी दी गई गतिविधि के प्रवर्तक हो सकते हैं। आखिरी लाइन तो यही है। ये सही है। ये सही है। चलिए अब अगली पंक्ति आइए। इसमें है उपरोक्त गद्यांश में विषयनिष्ठ अभिवृत्ति किसको संदर्भित करती है? व्यक्तिगत और प्रायः पक्षपाती विचार, उपकरणीय बुद्धिमत्ता पर आधारित विचार, तर्क संगत विचार, न्याय संगत और पक्षपात रहित मत। व्यक्तिगत और प्राय पक्षपाती विचार। ऐसा आपको क्यों लगा?
सर दोनों मतलब महिला और पुरुष दोनों के बारे में बोला गया है बट पक्षपात करके नहीं। देखिए प्रश्न, उपरोक्त गद्यांश में विषयनिष्ठ अभिवृत्ति किसको संदर्भित करती है? इसका जो विषय है, ठीक है, उसकी जो अभिवृत्ति है किसको संबंधित, ये इसलिए ये बात सही हो जाता है क्योंकि यहाँ देखिए पुरुषों को का भी अविवेकी विषयनिष्ठ नकारात्मक अभिवृत्ति होने के रूप में प्रतिनिधित्व किया जाना चाहिए, ठीक है, इसलिए ये बात सही है। अगला देखिए, लेखक समाज में जेंडर समानता लाने के लिए किस कार्य को करने की कामना नहीं करता है? ठीक है, जेंडर आधारित पुराने पारंपरिक गुण समाप्त होनी चाहिए, ये तो कामना करते हैं, ठीक है। महिलाओं को यौन वस्तु के रूप में मानना बंद होना चाहिए, ये भी ये कामना करते हैं। कौन सा कामना नहीं करते हैं? पुरुषों का महिलाओं पर अत्यधिक निर्भर होने के रूप में उपहास नहीं किया जाना चाहिए, ये भी कामना करते हैं। केवल पुरुषों को प्रारंभकर्ता के रूप में माना जाना चाहिए। अब अंतिम लाइन देख लीजिए, महिलाओं और पुरुष जितनी ही प्रारंभकर्ता और प्रवर्तक है, ठीक है, तो ये कामना नहीं करते। ये कामना क्या करते हैं? महिला और पुरुष दोनों है, प्रवर्तक हो सकते हैं, प्रारंभकर्ता हो सकते हैं। अगली पंक्ति देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुझाव लेखक द्वारा नहीं दिया गया है? दोनों लिंग को समान सम्मान और गरिमा दी जानी चाहिए, ये सुझाव दिया गया है। दोनों लिंग को व्यक्तिक मनुष्य के रूप में चित्रित किया जाना चाहिए, व्यक्तिक मनुष्य के रूप में चित्रित किया जाना चाहिए। दोनों लिंग के अपने पारंपरिक और शारीरिक गुण होने चाहिए, ये बात कहा है, ये बात लेखक कह रहे हैं। देखिए, पारंपरिक गुणों से चित्रित नहीं किया जाना चाहिए, है नहीं है सर। हाँ, नहीं तो ये बात सही है, ठीक है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है। अब देखिए, यौनिक सीमांकन द्वारा गतिविधि के विभिन्न क्षेत्रों को चित्रित नहीं किया जाना चाहिए, ये कोट एंड कोट है। लेखक किससे बचना चाहता है? जेंडर भूमिकाओं को निर्धारित करना, जेंडर आधारित पारंपरिक गुण, जेंडर भूमिका को निर्धारित करना, इससे लेखक बचना चाहता है, ठीक है, बचना चाहिए। चलिए, तो यही हमारा जो 50 प्रश्न था इसे हमने देख लिया है। और ये जो प्रश्न थे आप लोग कम से कम 35 तो इसमें सही कर ही सकते थे, थोड़े बहुत जो है मतलब जितना आपकी तैयारी थी, जितना आपने पढ़ाई किया था उसके बिहाफ पे आपके जो 5 से 7 या 8-10 प्रश्न जो गलत हुए हैं वो इस वजह से हुए हैं क्योंकि ये थोड़े से जो सॉल्व करने के तरीके या थोड़ा सा जो पहले से हम लोग जो एक मानसिकता बना लेते हैं कि फर्स्ट पेपर कठिन